दोस्तों, आज फिर मैं अपनी लिखी एक कहानी आपको सुना रही हूँ। इस कहानी को मैंने लिया है अपने कहानी संग्रह उसके सपनों के रंग से। ये किताब मेरी 2015 में प्रकाशित हुई थी और इसे लोगों ने बहुत सराहा। उसी से एक कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। माँ की चिट्ठी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। माँ की आज फिर एक चिट्ठी आई थी। ब्रेक टाइम में स्कूल की आया ने लाकर दी तो पिछली कई चिट्ठियों की तरह देखने तक का मन नहीं हुआ नित्या का। वहीं छोड़ के आ गई थी वो घर, जबकि हमेशा की तरह बीच में एक बार और आया ने उसे याद दिलाया था। मैडम जी, अपनी चिट्ठी उठा ली ना मेज पर से। अब वो चिढ़ उठी थी। कैसी टोह में रहती है मैडमों की निजी जिंदगी में झांकने को। ये जाने क्या मिलता है इसे इस ताका झांकी से। अभी पिछले हफ्ते भी जब माँ की चिट्ठी आई थी तो कई बार पीछे पढ़ पढ़ के उसने अंततः वो उसे थमा ही दी थी और उसने भी चिढ़कर पिछली कई चिट्ठियों की तरह बिना खोले अलमारी में पटक दी थी। वैसे भी इतने वर्षों से वो यहाँ नौकरी कर रही है, कुछ भी अब उसका अपना निजी कहने को रह ही कहाँ गया है। छोटे से लेके बड़ों तक सबको पता है उसके जीवन के कड़वे सच के बारे में। सबको पता है कि इस भरे पूरे संसार में अपना कहने को उसका कोई नहीं। उसकी अपनी माँ तो उसे मात्र 7-8 साल की उम्र में ही अकेला छोड़कर चल बसी थी। पापा दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर अम्मा के जिद करने पर कि वो उनके इकलौते पुत्र हैं, अगर नित्या की जगह लड़का होता तो शायद वो ना कहती, लेकिन वंश आगे बढ़ाने के लिए पुरानी यादों से बाहर निकलकर उन्हें दोबारा घर गृहस्थी जमानी ही होगी। अम्मा के जिद के आगे पापा को ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करनी ही पड़ी। जिस पोते और जिस वंश को बढ़ता देखने की चाह में अम्मा ने पापा की गृहस्थी दोबारा जमाई थी, वो तो उनकी शादी के कुछ ही महीनों में चल बसी थी, मगर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर गई थी। उस नई माँ ने तो उससे उसके पापा तक छीन लिए थे। पहले ही साल में उन्होंने पापा को बेटे का बाप जो बना दिया था, और उसके अगले ही साल एक बहुत प्यारी सी बेटी, बूढ़ी ऐसी बिल्कुल, वो तो उसके आगे कहीं टिकती ही नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही घर, उसके पापा, सब पर जैसे कब्जा सा कर लिया था और स्वयं उसे सबकी ज़िंदगी से दरकिनार कर दिया था। पापा जो कुछ भी लाते, करते, कहते, बस उन तीनों के लिए ही, जैसे वो इस परिवार की थी ही नहीं, उनकी कुछ भी नहीं। वैसे ये नहीं था कि पापा उसके लिए कुछ लाना नहीं चाहते थे, उसे प्यार नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे अपने पापा को, अपने लिए उनके स्नेह और उनकी भावनाओं को। उसके लिए कुछ भी करने पर फिर उन्हें घर में जो अशांति, क्लेश और संताप सहना पड़ता था, उससे नित्या बहुत घबराती थी। उसे बहुत डर लगता था माँ के तेज तीखने, चिल्लाने और गुस्सा करने से। वो खुद ही अपने पापा से अपने लिए प्यार जताने को मना करने लगी थी। क्या फ़ायदा, उसकी वजह से उसके पापा को मम्मी की उल्टी सीधी सुननी पड़े। घर की इसी शांति और सहजता को बनाने की कोशिश में वो नई माँ का हर अत्याचार सहती, घर के सारे काम करती, उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात मानती और बदले में उनके बस 2 ममता भरे बोल ही सुनने को तरसती रहती, जो उसके लिए उनके शब्दकोश में थे ही नहीं। उनकी देखा देखी बड़े होते उसके दोनों भाई बहन भी उससे वही बदसलूकी करते और उससे गैरों सा व्यवहार करते। हाँ, इन सब के बीच
एक बात उसकी ज़िंदगी में ठीक ठीक हो गई थी। वो ये कि नई माँ की लाख कोशिशों के बाद भी पापा ने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई थी। अकेले में पापा उससे कहते भी थे, मुझे मालूम है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा एक दिन तू ही बनेगी। इन दोनों बच्चों के लक्षण तो दिखने लगे हैं कि ये क्या करेंगे हमारे लिए। मेरा आशीर्वाद और दुलार हमेशा तेरे साथ है बेटा। अपनी सहन शक्ति, सब्र और निश्चल सेवा का फल एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। और उन्हीं का आशीर्वाद और स्नेह ही तो था जो वो इतनी विषम परिस्थितियों में भी बीए और फिर बीएड भी कर सकी थी। मात्र 23 साल की ही तो थी उस वक्त जब दिल्ली के इस बड़े से सरकारी स्कूल में उसे नौकरी मिल गई थी। तब सारे दुख, सारी परेशानियाँ वहीं आगरा के उस घर में छोड़कर नए नए ख्वाबों और नई चाहतों के साथ वो यहाँ दिल्ली आ गई थी। कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में उसे आसरा भी मिल गया था। खुश थी अपनी इस नई ज़िंदगी से वो। सुबह से दोपहर तक स्कूल और उसके बाद अपने साथ रहने वाले टीचर्स वगैरह के संग वक्त कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। काम वगैरह के सिलसिले में पापा भी कभी कभी मिलने आ जाते थे तो उसकी खुशियों में 4 चांद लग जाते थे। यहाँ बाप बेटी के स्नेह के बीच ना सौतेले भाई बहन थे और ना ही नई माँ। पिछले करीब 10 सालों से वो यहाँ है, तो इतने वर्षों में कोई कैसे उसकी ज़िंदगी की इन दुखती रगों से अनजान और अनभिज्ञ रह सकता था। कोई उससे सहानुभूति जताता है तो कोई उसे मशवरे देता है कि बहुत हो चुका, भूल जाओ उन सबको, अब अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों के बारे में स्वयं सोचो। लेकिन उसे फुर्सत ही कहाँ मिली अपने खुद के बारे में कुछ सोचने और कुछ करने की। उसे तो बस अपने पापा से किया अपना वादा याद आता है कि वो हमेशा अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखेगी। 4 साल पहले घटे उस मनहूस दिन को याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आँखों से अविरल अश्रुधाराएं बहने लगती हैं जब उस दिन फ़ोन पर उसे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। वो तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी थी उस पल। उसके संगी साथियों ने ही टैक्सी अरेंज करके जल्दी से जल्दी उसे आगरा पहुंचाया था। संग में उसके साथी अध्यापक सदानंद जी भी गए थे। इस संकट की घड़ी में वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके घर, उसकी ज़िंदगी सब उन्हें पता थी। पता नहीं नित्या के लिए कब उनके मन में प्यार की कोपलें फूट पड़ी थीं। उनकी भावनाओं, उनके जज्बातों का ख्याल था नित्या को, लेकिन फिर भी उसने कभी उनके मोहब्बत भरे जज्बों को हवा नहीं दी थी। और कोई वक्त होता तो वो उन्हें मना भी कर देती साथ चलने को, लेकिन इस वक्त तो उसे खुद अपना ही होश नहीं था। रास्ते भर वो उसे ढांढस और दिलासा ही देते रहे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो पापा जैसे बस उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके हाथों को बमुश्किल अपने हाथों में लेके महज इतना ही कह सके, इन सबको तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ नित्या। मुझे पता है कि तेरे सिवा इन जैसों को कोई नहीं निभा सकता। अपनी कड़वी जुबान से किसी को कहाँ कभी अपना बना सकी तेरी नई माँ। और तब बंध गई थी नित्या अपने पापा के इन अंतिम शब्दों से और उनसे किए अपने स्वीकृत वादे से। इन 4 सालों में और इस छोटी सी उम्र में भी क्या क्या नहीं किया उसने उन सब के लिए। अपने सब सुख त्याग दिए, अपने सब सपने तोड़ दिए। याद रखा तो बस पापा की टूटती उखड़ती सांसों के बीच अपना किया वादा। सदानंद जी की प्यार भरी नज़रों को पढ़ने और उनमें खो जाने के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ था। खुशी और चाहत के 2 अनमोल पल भी तो संजो कर नहीं रख पाई वो अपने लिए। बदले में फिर भी क्या मिला उसे? दुख, तिरस्कार, अपमान, परायापन। वो तो उनके लिए सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी।
महीने के अंत में घर पहुंचती तो घर सा कहाँ लगता नित्या को। सबकी नज़रें बस एक ही चीज़ का इंतज़ार करती, उसके लाए हुए सामान का, पैसों का, जो वो इतनी मेहनत से कमाती थी। अपने पापा की आखिरी इच्छा वो बहुत मन से पूरा करना चाहती थी और बदले में 2 बोल प्यार के ही तो चाहती थी बस। उनके पास वो भी नहीं थे। वो सोचती कि आखिर इन सब में उसकी गलती कहाँ है। उन सब की तो कोई गलती नहीं, वो भी तो वैसा ही कर रहे थे जैसा उन्होंने अपनी माँ को उसके साथ करते देखा था। ये जैसी सीख और संस्कार उन्हें अपनी माँ से मिल रहे थे। बच्चे तो गीली मिट्टी जैसे ही होते हैं ना, उनको चाहे जिस आकार में ढाल लो। अपना सब कुछ उन पर अर्पण करने के बाद भी नित्या की झोली स्नेह के 2 बोलों से रिक्त थी। स्नेह के जिन 2 बोलों को सुनने की चाह लिए वो हर महीने सामान से लदी फदी दिल्ली से आगरा जाती, उन्हीं चाह और उन्हीं ख्वाहिशों के साथ वापस भी आ जाती। खाली खाली, रिक्त बिल्कुल। सत्या और विकास का उससे बस इतना ही बोल रहता कि दीदी अब की बार ये ले आना, अब की बार वो ले आना। इधर काफ़ी समय से तो उसने अपने खाली समय में ट्यूशन भी शुरू कर दिया था। अकेले उसके वेतन से उन सब की हसरतें पूरी कहाँ हो पाती थी। खैर, नित्या अक्सर सोचती कि इंसान बस नहीं लड़ सकता है तो अपने भाग्य से। अगर उसकी किस्मत में प्यार और परिवार ही होता तो क्यों उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती? क्यों यूँ अचानक पिता का साथ उससे छूट जाता? माँ के डर से प्रत्यक्ष तो नहीं, मगर उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का उसे एहसास तो था ही ना। अब प्रत्यक्ष रूप से ही सही उनकी उपस्थिति उसका मनोबल तो बढ़ाती ही थी ना कहीं। उनके बाद तो अपने को एकदम असहाय और बेबस सा महसूस करने लगी थी नित्या। यादों के इस भंवर में फंसी नित्या को यकायक याद आई करीबन 3 साल पहले एक दिन मिली माँ की चिट्ठी। माँ ने लिखा था कि सत्या के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, उसे तुरंत रुपए पैसे और सामान के साथ आना है। साथ में सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट भी भेज दी थी उन्होंने। सत्या के लिए साड़ी, गहने, चूड़ियाँ, कंगन, ओढ़ने के साथ और कितनी ही चीज़ें। उसका कुंवारा मन खुद इन सबको पहनने के लिए मचल उठा था। चिट्ठी पढ़ने के बाद रोती ही तो रही थी वो कितनी ही देर। उसके सारे ख्वाब, सारे सपने, सारी हसरतें आंसुओं के तीव्र प्रवाह में बहे जा रहे थे। वो सत्या से इतनी बड़ी है, क्या माँ को उसकी शादी का एक बार भी ख्याल नहीं आया? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो लोकलाज का ही ख्याल कर लेती कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन कुंवारी बैठी है और इससे इतनी छोटी की शादी हो रही है। उस दिन उसे पहली बार सदानंद जी की भावनाएं महसूस हुईं। कितनी ही बार उन्होंने उससे अपने दिल का हाल बयां करना चाहा था, मगर कभी उसने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उस दिन उसे अफसोस हुआ उनके प्रति अपनी बेरुखी का। उस दिन उसे अपनी भी चिंता हुई कि क्या है उसका भविष्य। अगर कोई उसके बारे में नहीं सोचेगा तो क्या खुद भी नहीं सोचेगी वह? यूं ही व्यर्थ गंवा देगी क्या अपना यौवन, अपनी इच्छाएं, अपने सपने? यही सोच सोचकर उसके दिल का मलाल बढ़ता ही जा रहा था कि उसने फिजूल ही उन सब के लिए अपना पैसा, अपना समय और अपनी भावनाएं गंवाई। उनके लिए जिन्होंने उसे कभी अपना को समझा ही नहीं। उन दिनों उसी के क्वार्टर के बगल वाले क्वार्टर में रहती थी वो, स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिसेस खुराना, जो उससे अपनी बेटी जैसा स्नेह रखती थी। रोती सिसकती नित्या को समझाते हुए उन्होंने कहा था, अब बहुत परोपकारी हो गई नित्या, अब अति हर चीज़ की बुरी होती है। अत्याचार सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अत्याचार करने वाला। अब सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, तुम तो अकेले ही सब पर भारी पड़ोगी, तुम्हें आखिर कमी ही क्या है?
मैंने सदानंद जी की आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार देखा है। सब कुछ भूलकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। उस पल उनकी बातों से उसकी टूटती आशाओं को सहारा मिला था। उन पलों में उसने तय कर लिया था कि अपनी खुशियों को उसे खुद ही दौड़कर पकड़ना है। मगर 3-4 दिन बाद माँ ने चिट्ठी में जल्दी आने को लिखा और उसे उसका फ़र्ज़ याद दिलाया तो वो डर गई अपनी खुशियों के लिए। बस सब भूलकर सामान से लदी फदी पहुंच गई घर। सत्या की शादी धूमधाम से हो गई थी। उस रौनक और खुशियों के पीछे लोगों की जिन सवालिया नज़रों से बचती बचाती वो आए बाएं रही, इसका तो किसी को भान तक नहीं था। उसे तभी पता लगा कि माँ ने उसके बारे में लोगों को यही बता रखा था कि वो अभी शादी कभी करना ही नहीं चाहती। उसे अपने दोनों भाई बहनों की बहुत चिंता है। उसे तो सचमुच ही चिंता थी उन सब की, मगर क्या उनके लिए नित्या उस चिंता की हकदार नहीं थी? माँ के प्रति उसके दिल में अब गुस्सा, क्रोध, नफरत भर गई थी। कैसी माँ थी ये उसकी? लेकिन वो उसकी माँ थी ही कहाँ? उन्होंने कब उसे अपनी औलाद माना था? उनके तो बस 2 ही बच्चे थे जो उनके जाए थे, सत्या और विकास। दोनों उनके दिल के टुकड़े, जिनकी एक आह और एक कराहट उनको विचलित कर देती थी। काश कि माँ अपनी ज़रा सी भी ममता उसे भी दे देती तो वो हंसते हंसते उन पर सपना सब कुछ बार देती। वो कितनी ही कोशिश करती कि बस अब किसी के लिए कुछ नहीं करेगी वो। जब किसी को उसकी कोई चिंता ही नहीं तो क्या फ़ायदा? मगर तभी माँ की कोई चिट्ठी आ जाती, भाई बहन की कोई फरमाइश आ जाती, तो वो अपनी सब इधर उधर की सोचों पर विराम लगा देती और बस पहुँच जाती सब कुछ लेकर। तब उसे सिर्फ अपने पापा की अंतिम बात याद रहती कि उसे ही उन सब का ध्यान रखना है। नहीं, चाहे जो हो जाए वो अपने पापा की बात का मान ज़रूर रखेगी। खुद पर से उनका भरोसा कभी नहीं टूटने देगी। इसी सोच के साथ उसने सोचा कि सत्या की शादी तो हो ही गई है, बस विकास की इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और पूरी हो जाए, फिर खुद ही बेशर्म होकर सदानंद जी से अपनी शादी की बात माँ से करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ये भी सोच तक ही सीमित रह गई। बस उस दिन जो कुछ भी हो सकता था वो भी घटित हो गया था। माँ की मिली उस चिट्ठी ने उसकी ज़िंदगी की बची कुछ उम्मीदों और आकांक्षाओं पर भी तो शारापात कर दिया था। खुशखबरी लिखते हुए विकास की बंगलौर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। उन्होंने उसे हुक्म भी भेजा था कि वहीं साथ की एक लड़की से वो शादी करना चाहता है तो वो तुरंत आ जाए। शादी की तैयारी जो उसे करनी है। उस दिन माँ की चिट्ठी में लिखे शब्द अंगारों की भांति उसे जलने लगे थे। उससे इतने छोटे भाई की शादी भी माँ कर रही है, उसकी शादी के लिए वो रत्ती भर भी फिक्रमंद नहीं थी। उसे ही हर चिट्ठी में वो उसका फ़र्ज़ याद दिलाती रहती हैं। क्या उन्हें सिर्फ लेने का अधिकार है? क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं? लेकिन इस बार फिर वो सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। बार बार आती माँ की चिट्ठियाँ, पैसे के लिए एक तरह से उनका घिघ आना, पापा की यादें, उनसे किए अपने वादे कहाँ रोक पाए थे ये सब उसे वहाँ जाने से। फिर यही सोच के अपने दिल को तसल्ली दी, जहाँ अब तक किया है तो ये अंतिम बार और सही। फिर विकास और उसकी बहू ही संभालेंगे अपनी माँ की जिम्मेदारी। और हो गई फिर विकास की शादी भी धूमधाम से। दोनों हनीमून पर शिमला चले गए थे। हुक सी उठी दिल में। ये सब उसके तो सपने में भी अब नहीं आते थे। सब जिम्मेदारी निभाते निभाते ये उम्र भी तो नहीं रह गई थी अब उसकी। इस बार दिसंबर में पूरे 33 साल की हो गई थी वो। सदानंद जी का ख्याल उसके मन को व्यथित सा कर गया। काश कि समय रहते ही वो चेत जाती। साथ की अध्यापिकाओं और साथियों ने कितना उसे समझाया था कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ मज़े से रहना है, खुश रहना है तो अपनी मंजिलें खुद तय करो, अपनी खुशियों को बढ़कर खुद हासिल कर लो, ना कि भावनाओं में बहकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लो। वैसे इन सब खुशियों के पाने की अपनी पूरी कोशिश कर लो।
33 की हो गई हो तो क्या हुआ, यहीं पे ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई ना। सदानंद जी उसे कितना चाहते हैं, उन्होंने तो खुशियों और मोहब्बत की कोई उम्र रेखा भी नहीं खींच रखी। निरंतर लगे हुए हैं अपनी मोहब्बत को सफल बनाने की कोशिश में। इस ख्याल ने न जाने कैसे और कहाँ से नित्या में इतनी हिम्मत भर दी कि शादी के बाद एक दिन सब लोगों के जाने के बाद जब उसने माँ को खुश सा और संतुष्ट सा देखा तो उनके पास बैठते हुए बोली, माँ, सत्या अपने घर में खुश है, अब विकास भी सेटल हो गया है, मैं भी अपना परिवार बनाना चाहती हूँ। अब तक यूं ही कैसे, कब तक अकेली रहती रहूँगी। हमारे ही स्कूल में है वो, कब से साथ ही पढ़ाते हैं, वो इस उम्र में भी मेरा हाथ थामना चाहते हैं। माँ, अब मेरी भी उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ की जलती घूरती आंखों को देखकर वो सहम गई। उसकी बात सुनकर माँ को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। दो बोल भी उनके मुंह से न फूट सके। बस वो तब चुप हुई तो चुप ही रही, उससे एक शब्द भी नहीं कहा, अच्छा बुरा कैसा भी। नित्या भी उनसे दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही सोचते सोचते वापस आ गई कि ऐसा उसने क्या कह दिया जो माँ ने इस तरह रिएक्ट किया। उनके इस रवैये का नित्या के मन पर बहुत गलत असर हुआ। नफरत सी हो गई उसे उनसे, चिढ़ होने लगी उसे उनसे, उनके बच्चों से, उनकी चिट्ठियों से। वहाँ से आने के करीब 15 दिन बाद उनकी चिट्ठी आई थी। नित्या का मन ही नहीं किया उसे पढ़ने का, यहाँ तक कि उसे देखने तक का भी। तब से 3-4 चिट्ठियाँ आ चुकी थी उनकी। उसने ना उन्हें पढ़ा ना देखा। वो तो बस ये आया कि बच्ची हर बार घर आके ही उसकी चिट्ठी उस तक पहुंचा देती है। वो भी यहीं स्कूल में के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। किसी भी मैडम का स्कूल के बाद भी कोई काम हो, कोई चीज़ छूट जाए तो तुरंत उसे अपना फ़र्ज समझती है। माँ के ऐसे व्यवहार को देखकर नित्या का मन कुछ इस तरह विद्रोह कर उठा कि उसे पापा की सलाहें, पापा के संस्कार, पापा की बातें कुछ भी शांत नहीं कर सकी। सोच रही थी कि आज अगर ये आया उसकी चिट्ठी पहुंचाने, घर आई तो वो उसी के सामने टुकड़े टुकड़े कर उसे पकड़ा देगी, जिससे वो समझ जाए कि उसकी ज़िंदगी में अब उन लोगों की चिट्ठी पत्री तक की कोई अहमियत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उसे भी परवाह नहीं अब उनकी। लेकिन ये क्या, आज आई ही नहीं चिट्ठी देने उसे। सारी दोपहर निकल गई, सांझ भी घेर आई। नित्या को बड़ा सुकून मिला। सोचा चलो, सोचते सोचते उसकी भी थोड़ी आँख लग गई। उठी तो देखा 6:30 बज गए थे। अरे बहुत वक्त हो गया। स्कूल में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो करेक्शन के लिए कॉपियाँ वो घर ही ले आती थी। उसे चाय की तलब हुई। सोचा कि चाय पी के कॉपियाँ जांच लेगी। तो वो अपनी चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लो आ गई आया, उसने बुदबुदाया। आज उसकी खैर नहीं। कहते कहते उसने बहुत चिड़चिड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। सामने आया नहीं बल्कि सदानंद जी खड़े थे। यूं तो टीचर्स के साथ वो कई बार उसके घर आए थे, मगर आज पहली बार उन्हें यूं अकेला आया देख नित्या संकुचित हो उठी। बड़बड़ाते हुए उसके अधर एकाएक खामोश हो गए। उसे यूं सकपकाया सा दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखकर वो मुस्कुराते हुए कह उठे, अंदर आने को नहीं कहेंगी क्या नित्या जी? आप स्कूल से घर आ गई तो बाद में मैंने देखा कि आपकी ये चिट्ठी वहीं मेज पर पड़ी रह गई है। सोचा कि अब शाम को ही आपको देने जा पाऊँगा, क्योंकि आज मुझे भी कहीं जाना था। अभी घर लौटा और कपड़े चेंज करने लगा तो ये चिट्ठी हाथ में आ गई। सोचा चलो इसी बहाने आपके हाथ की एक अच्छी सी चाय पीऊँगा। चाय तो पिलाएंगे ना एक कप। उसे यूं असमंजस में खड़ी देख कुछ शरारत से उसकी आंखों में झांकती हुई उन्होंने कहा, तो वो झेपती हुई सी बोली,
हाँ हाँ, आइए ना, आइए। मैं अपने लिए चाय बना ही रही थी। उन्हें बिठाकर नित्या चाय बनाने आ गई। एक बाउल में उसने बिस्किट सजाए और दूसरे में बीकानेरी भुजिया। चाय कप में डालते वक्त सोच रही थी, पता नहीं ये भी क्यों इतने अच्छे हैं। मैं तो इनसे 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाती और ये अपनी तमाम उम्र मेरे इंतज़ार में काट रहे हैं। ट्रे लेके कमरे में आई सो सदानंद जी ने उसे चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, पढ़ लीजिए पहले, घर से आई है शायद। मन में दुख और शोक का गुबार तो भरा हुआ था ही, अब उनके कहने से वो शब्दों में फट पड़ा। क्या पढ़ लूँ इसमें, क्या है इसमें मेरे लिए? न 2 प्यार के बोल, न आशीर्वाद, न मेरी कुशल क्षेम, न मेरे लिए चिंता, न फिक्र। हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, अब इतने पैसे भेज दो, अब ये ला दो, अब वो। थक गई हूँ मैं इन सब से, अब थक गई हूँ बिल्कुल। प्यार और स्नेह से तो इंसान कुछ भी कर देता है, कितना भी कर सकता है, मगर ऐसे मतलबी लोग जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही जीते हैं, नहीं रखना है मुझे ऐसे लोगों से कोई संबंध। आप शादी करना चाहते हैं ना मुझसे, तो चलिए हम दोनों कर लेते हैं शादी, लेकिन सोच लीजिए मैं सिर्फ अकेले ही मिलूंगी आपको। मेरा ना कोई परिवार है, ना माँ है, ना भाई बहन, कोई नहीं मेरा इस संसार में। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके इस व्यवहार पर सदानंद जी उत्तेजित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, बल्कि शांत भाव से उसे देखते रहे। फिर चाय का प्याला हाथ से मेज पर रख दिया और उसका हाथ अपने हाथों में लेके बोले, शादी तो हम करेंगे नित्या, ज़रूर करेंगे, मगर तुम्हारी माँ के आशीर्वाद के साथ। अपने मन में अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए ऐसे ख्याल मत रखो। मुझे ज्ञात है कि पिछले कई महीनों से तुम माँ के पास गई भी नहीं हो, उनकी कोई खबर तक नहीं ली। और पढ़ के देखो ना क्या लिखा है उन्होंने। क्या लिखा होगा इसके सिवा? वही पुरानी पैसे की फरमाइश। इस पैसे के अलावा और उनका और मेरा रिश्ता ही क्या है? उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी तो क्या, एक इंसान तक नहीं माना कि मेरे भी कुछ दुख, कुछ सुख हो सकते हैं, कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं, कुछ सपने हो सकते हैं। एक हाथ से ताली पीट पीट कर मेरे हाथ लहू लहान हो गए हैं, थक गए हैं, बेकार हो गए हैं, अब इनमें कोई हिम्मत नहीं बची। सही है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। काश कि मेरी माँ भी होती तो मेरी भी फिक्र करने वाला होता कोई, मेरे लिए भी सोचता कोई। आंसू अभी भी अनवरत बहते जा रहे थे उसकी आंखों से। सदानंद जी ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। अच्छा है, उसका दिल थोड़ा रो के हल्का हो जाएगा। उसकी बात सुन के उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में और कस कर पकड़ लिया और बोले, माँ सौतेली और सगी नहीं होती नित्या, माँ होती है, सिर्फ माँ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम तो सौतेली माँ से ही त्रस्त हो बस, जो कि नाम से ही बदनाम होती है। मेरी तो खुद की माँ थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपनी खुद की माँ के होते हुए भी बिन माँ का रहा जीवन भर। पता नहीं किसके प्यार में पड़कर अपने 7 साल के बच्चे को छोड़कर उसके संग चल पड़ी। उधर पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और मुझे कर दिया बोर्डिंग स्कूलों के हवाले। अब इसे क्या कहोगी तुम नित्या? मेरी माँ और मेरे पिता तो सगे थे, फिर भी अपनी खुशियों की खातिर अपने इकलौते बेटे को ज़िंदगी के निष्ठुर संघर्षों से निपटने के लिए अकेले छोड़ दिया। सब अपनी अपनी किस्मत है नित्या, इसके कियों को किसी पर दोषारोपित नहीं कर सकते। तुम्हें बहुत सहनशील और समझदार समझता था। अगर जीवन की इस अग्नि परीक्षा में तुम भी इस कदर विचलित हो जाओगी तो कैसे चलेगा? उठो, आंसू पोंछो और चिट्ठी पढ़ो। कायर मत बनो, बहादुरी से सामना करो उन मुश्किलों का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सदानंद जी की बात सुन के नित्या हैरत से उन्हें देखती रह गई। इतना दुख, इतना गम और इतना अकेलापन छुपाए हुए हैं वो अपने अंदर कि वो कभी देख ही नहीं पाई।
वो तो सोचती थी कि उससे ज़्यादा दुखी, परेशान और अकेला कोई नहीं है इस दुनिया में। चिट्ठी सदानंद ने ही खोल कर उसे पकड़ा दी। अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मगर जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ती जाती, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलती जाती। पढ़कर उसके मुंह से निकले अफसोस भरे शब्द। माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा है सदानंद जी। शादी के तुरंत बाद विकास अपनी पत्नी संग माँ से सारे रुपए, पैसे और जेवरात लेकर बेंगलोर चला गया। माँ इतनी बीमार और दुखी हैं तब से, ना वो उनके बुलावे पर आता है, ना ही उन्हें अपने संग ले जाता है। और सत्या, वो अपने पति के साथ पिछले महीने अमेरिका चली गई है। उनकी वहीं नौकरी लग गई है। माँ बहुत बीमार है सदानंद जी। मेरी ज़रूरत है माँ को। मैंने तो गुस्से में पिछली कई चिट्ठियाँ नहीं पढ़ी उनकी। ओह, माँ कब से मुझे बुला रही हैं, मुझसे माफ़ी मांग रही हैं। अपने किए पर शर्मिंदा है वो। जिन बच्चों के लिए वो अब तक जीती रही, उन्होंने उन्हें इस उम्र में अकेला और असहाय छोड़ दिया। मेरे पापा ने मुझ पर सबकी जिम्मेदारी कितने भरोसे के साथ छोड़ी थी। मैंने मान नहीं रखा उनके मुझ पर किए भरोसे का। मैंने गुस्से और नफ़रत की आग में उनके सब संस्कारों और सब आदर्शों पर पानी फेर दिया। फिर मैं भी अच्छी बेटी कहाँ रह गई सदानंद जी। कितना कहते थे पापा, बेटा अपने कर्म और फर्ज को किए जाओ हमेशा, फल की कभी चिंता मत करना, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। मैंने कर्म से पहले अपने फल की चिंता की सदानंद जी। इसी फल की चाह में अपने कर्म को ताक पर रख दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि माँ को भी मेरी कमी महसूस हो सकती है। मेरी माँ मुझे बुला रही है, कब से बुला रही हैं। मैं तो जाने कब से उनके इस बुलावे को नफ़रत के साथ अलमारी के कोने में डालती रही, टालती रही। पता है, वो लिखती है, तू ही मेरी असली बेटी है नित्या। बाकी सब तो छोड़ के चले गए। तेरे पापा सच कहते थे कि तेरे अलावा सब साथ छोड़ देंगे। तेरी माँ तुझसे माफ़ी मांगती है, अपने पास बुलाती है। पास आ जा बेटी, कब से चिट्ठियाँ लिख रही हूँ तुझे। नित्या बार बार चिट्ठी को पढ़कर भाव विह्वल हुए जा रही है। कभी चिट्ठी को पढ़ती है तो कभी पुचकारती है, कभी रोती हुई कहती है, सदानंद जी मुझे अभी ही जाना होगा, माँ ने मुझे बुलाया है। अपनी इस बेटी को बहुत प्यार से बुलाया है। माँ के इन दो मीठे बोल पर तो मेरे कई कई जीवन न्यौछावर हैं, कई कई। इसको इतना खुश देखकर सदानंद जी की आँख भी भर आती हैं। रुधे गले से कहते हैं, तुम तैयारी कर लो नित्या, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हम दोनों ही आगरा चलेंगे माँ के पास। हम उन्हें यहीं ले आएंगे और मिलकर उनकी सेवा करेंगे। नित्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भावावेश में आकर वो उनके गले लग जाती है। उसके सिर को सहलाते हुए वो भी खुशी से दोहरे हो जाते हैं कि माँ की इस एक चिट्ठी ने माँ के प्यार को तरसते इन दोनों के जीवन को यकायक ढेरों खुशियों से भर दिया था। उनके गले से लगी नित्या याद कर रही थी अपने पापा के उन शब्दों को, जब उन्होंने उससे कहा था, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगा तेरे समर्पण, तेरे त्याग, तेरे निष्काम स्वार्थ रहित सभी कर्मों का फल। माँ की इस चिट्ठी के रूप में उनका सारा आशीर्वाद आज ब्याज सहित उसे मिल गया था। आज कहानी यहीं तक। अगर मेरी कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली कहानी तक नमस्कार। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।